Good morning everyone. So we are here for completing the range of section 139 to 146. So what we have done till now, we have completed section number 139 which was for the appointment of the auditor. Then section 140 appointment के बाद क्या था, removal या resignation. अब इसमें हम लोगों ने 3 केसेस पढ़े थे. पहला केस क्या था कि बाय स्पेशल नोटिस कि मेंबर ये कब है, ये है जब उसका टेन्योर क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है और रीअपॉइंटमेंट की बारी आई होती है. देन मेंबर्स क्या कहते हैं, एक स्पेशल नोटिस पास करके बोल देते हैं कि बस इसको अपॉइंट मत करना और किसी को भले ही अपॉइंट कर लो आप या रीअपॉइंट कर लो. तो ये था स्पेशल नोटिस टेन्योर के बाद. बट टेन्योर से पहले देखा जाए तो ट्राइब्यूनल भी रिमूव कर सकता है, कंपनी खुद रिमूव कर सकती है, या एक और केस था कि ऑडिटर खुद बोल रहा है कि हमें नहीं रहना है, ऑडिटर ने खुद रिजाइन कर लिया. बट जब कंपनी कर रही है यहाँ पे रिजाइन तो क्या पड़ा था, प्रायर अप्रूवल ऑफ whom, सेंट्रल गवर्नमेंट. वेरी गुड. देन वी हैव डन सेक्शन नंबर 141 वी विल डू नाउ इन दिस क्लास. एंड देन सेक्शन नंबर 142 किससे था, रेम्यूनरेशन ऑफ ऑडिटर. देन 143, व्हाट इज 143, ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर. अब जैसे 143 का कुछ सबसेक्शन रिलेटेड टू ड्यूटीज है, बहुत सारे और सबसेक्शन है जो और बातें करते हैं, बट ब्रॉडली अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा है, क्या कवर करा है, सेक्शन 143 ड्यूटी ऑफ द ऑडिटर. देन 144 वी विल डू टुडे. 145 क्या है, राइट ऑफ द ऑडिटर टू साइन ऑडिट रिपोर्ट, कि वो ऑडिट रिपोर्ट देता है. देन सेक्शन 146 वॉज AGM अटेंड करना, राइट ऑफ द ऑडिटर टू अटेंड द AGM. दिस सेक्शन वी हैव कंप्लीटेड. दिस इज ऑल रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी ऑडिटर. याद करना कैसे बताया था, अपॉइंट हो रहा है, अपॉइंटमेंट के बाद तुरंत रिमूवल, फिर 1 छोड़ दो. अभी 2 में क्या है, अपॉइंट हुआ, रिमूवल हुआ, रेम्यूनरेशन तो डिसाइड कर लो, उसकी रेम्यूनरेशन डिसाइड कर ली. अब जब पैसे दे रहे हैं देन वो क्या कर रहा है, ड्यूटी अपनी पूरी कर रहा है. रेम्यूनरेशन दी, ड्यूटी करा. 44 अभी हम लोग ने छोड़ दिया. और लास्ट के 2 वॉज मिसलेनियस कि ऑडिट, अब जब ऑडिटर बना है ड्यूटी करेगा तो ऑडिट रिपोर्ट नहीं देगा, ऑडिट रिपोर्ट दे दी. और AGM में तो वो हमेशा आएगा ही, राइट ऑफ द ऑडिटर टू अपॉइंट AGM. ठीक है. और हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि ऑडिटर हम लोग अपॉइंट करते हैं, कितने टर्म के लिए करते हैं, 1 टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए अपॉइंट होता है. फिर से आप रीअपॉइंट कर लो नेक्स्ट AGM में, फिर से उसी को अपॉइंट कर लो, n नंबर ऑफ टाइम्स आप अपॉइंट कर सकते हो. बट हम लोग ने एक चीज पढ़ी थी, रोटेशन ऑफ ऑडिटर, जिसमें क्या था, हम लोग इंडिविजुअल को 1 टर्म के लिए अपॉइंट कर सकते हैं और फर्म को 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट कर सकते हैं ऑफ 5 ईयर ईच. कौन सी कंपनी ऐसा करेंगी, मतलब रीअपॉइंटमेंट नहीं होगा इनका दोबारा, इनका 1 टर्म के बाद नहीं होगा एंड इनका 2 टर्म्स के बाद नहीं होगा रोटेशन. कौन सी कंपनियां, लिस्टेड कंपनी, हर जगह कुछ भी ऐसे टर्म्स लिमिट्स आती है, सबसे पहले लिस्टेड कंपनी का नाम. देन अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 10 CR. और प्राइवेट कंपनी के लिए कैसे पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी खुद की होती है, एक हाथ में आ जाती है, तो कितनी फिंगर्स है, 5, तो 50 CR. या फिर हम लोग ने पढ़ा था बोरिंग्स, अगर ऊपर किसी की पेड अप शेयर कैपिटल इतनी नहीं है बट हमारी बोरोइंग्स बढ़ रही हैं, 50 CR हो गई, तो भी क्या करना पड़ेगा, रोटेशन एप्लीकेबल हो जाएगा. रोटेशन मीन्स इसको 1 टर्म के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे, इसको 2 टर्म्स के बाद दोबारा अपॉइंट नहीं करेंगे. हाउएवर 5 ईयर्स का कूलिंग पीरियड बीत जाता है, अगर 5 ईयर्स का व्हाट, कूलिंग पीरियड, कि 5 साल रुक जाओ, उसके बाद फिर से अपॉइंट कर सकते हैं आपको, तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेश अपॉइंटमेंट हो रहा है. तो 5 ईयर्स का व्हाट, कूलिंग पीरियड. इतना पढ़ लिया था. अब आप लोगों के लिए एक केस स्टडी है, पॉज कर लेना तब आंसर देना सब लोग, ठीक है, पहले ही आंसर मत सुन लेना. अगर एक फर्म है, ठीक है, 1 फर्म, अगर ये अपॉइंट हुई है, मान लो ABC लिमिटेड एक लिस्टेड कंपनी में अपॉइंट हुई है 1 टर्म के लिए, इसका 1 टर्म कंप्लीट हो गया, मतलब यहाँ पे इसने 5 ईयर्स कंप्लीट कर लिए. फिर इसने क्या किया, 2 ईयर्स या कह लो 3 ईयर्स का ब्रेक ले लिया, 3 ईयर्स का व्हाट, ब्रेक ले लिया. फिर वो यहाँ पे अगेन अपॉइंटमेंट इसका हो गया फॉर 5 ईयर्स, ये अगेन इसका अपॉइंटमेंट हो गया सेकेंड टाइम. ठीक. अब क्या बताओ तुम लोग कि ये 3rd टाइम यहाँ पे अपॉइंट हो सकती है क्या, इसको ये 3rd टाइम पे अपॉइंट हो सकती है, और क्या ये वाला जो अपॉइंटमेंट है इसको हम लोग 2nd टर्म बोलेंगे या बोलेंगे इसने कूलिंग पीरियड तो ले ही लिया है तो इसको हम 2nd टर्म नहीं फ्रेश अपॉइंटमेंट बोलेंगे. तो ये 1 हो गया एंड ये 2 हो गया. या
ये 1 है और इसको हम लोग 2 मान लेंगे, इसमें अपॉइंट नहीं हो सकता है। क्या आपका आंसर है? वीडियो पॉज करिए और सोचिए तब बताइए। ओके, तो जिन बच्चों ने ये सोचा है कि ये थर्ड पीरियड के लिए अपॉइंट नहीं हो सकता है, क्योंकि ये क्या है, इसने कितने ईयर का यहाँ पे ब्रेक लिया है? 3 इयर्स का। तो हम लोग क्या मानेंगे कि कंटिन्यूअसली ये चला आ रहा है, दिस इज फर्स्ट टर्म इसका मान लेंगे, और ये क्या मान लेंगे हम लोग? सेकेंड टर्म मान लेंगे। क्यों इसको फ्रेश अपॉइंटमेंट नहीं माना जाएगा? क्योंकि ही हैज ओनली टेकन द कूलिंग पीरियड ऑफ 3 इयर्स। अगर ये 5 इयर्स का कूलिंग पीरियड यहाँ पे ले लेता, 5 इयर्स का इसने कूलिंग पीरियड यहाँ पे ले लिया होता, तब हम लोग मानते कि हाँ यहाँ पे इसका क्या हुआ है, दोबारा से कूलिंग पीरियड के बाद दोबारा अपॉइंट मतलब फ्रेश अपॉइंटमेंट हुआ है, फिर इसको हम लोग 1 मान लेते और इसको अगेन सेकेंड मान लेते। ये अलग हो गया क्योंकि कूलिंग पीरियड से पहले था। बट क्योंकि इसने 3 इयर्स का कूलिंग पीरियड लिया है, क्या मान लिया जाएगा कि कूलिंग पीरियड एक्ट में क्या दिया था? 5 इयर्स। 5 इयर्स से पहले तुम हट गए, इसका मतलब तुम कंटिन्यूअस सर्विस में हो, ठीक है। और इसका 1 टर्म वो, सेकेंड टर्म ये। तो जिन बच्चों ने यही सोचा था, वेरी गुड। फिर चलो एक बार समराइज वे में रिवाइज कर लेते हैं अपॉइंटमेंट कैसे होता है। और अगर आपको ये चार्ट चाहिए तो आप लोग पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपनी नोटबुक में सेव कर सकते हो, ठीक है। हम लोग ने क्या पढ़ा था? फर्स्ट ऑडिटर अगर नॉन गवर्नमेंट कंपनी की बात करें तो कौन बनाएगा? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास पावर है, जैसे ही कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, रजिस्टर होती है, उसके 30 डेज के अंदर बना लो। बोर्ड नहीं बना पाया तो जनरल मीटिंग में वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग में मेंबर्स के पास पावर चली जाएगी, नेक्स्ट 90 डेज के अंदर बना लो। और ये ऑडिटर कितने दिन के लिए रहेंगे? टिल द कंक्लूजन ऑफ फर्स्ट एजीएम। हमेशा के लिए 5 इयर्स के लिए नहीं बन सकते क्योंकि इनकी पावर ही नहीं है। देन सब्सिक्वेंट ऑडिटर हम लोग ने पढ़ा, वो कब बन रहा था? हमेशा। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर कब बनेगा? एजीएम में बनेगा। और टिल द कंक्लूजन ऑफ क्या बोलते हैं? 5 इयर्स के लिए बनता है, बट टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम 5 इयर्स के लिए बन जाएगा। फिर हम लोग ने पढ़ा था अगर कैजुअल वैकेंसी हो गई, नॉर्मल कंपनीज कैजुअल वैकेंसी 2 टाइप्स की पड़ी थी, डेथ के केस में अलग है, रेजिग्नेशन के केस में अलग है। डेथ हो गई, नॉर्मल सी बात है, बोर्ड फिल कर देगा 30 डेज के अंदर जैसे वो नॉर्मली फिल कर रहा था। बट अगर रेजिग्नेशन मतलब बड़ी बात है तो बोर्ड तो फिल करेगा, साथ साथ में मेंबर का भी अप्रूवल ले लेगा, 3 मंथ्स के अंदर रेटिफाई करवा देगा, अप्रूव करवा लेगा। 3 मंथ्स के अंदर मेंबर ईजीएम हेल्ड करेंगे, उसमें रेटिफाई कर लेंगे। और कितने टाइम के लिए वो होगा? टिल नेक्स्ट एजीएम, क्योंकि जनरल मीटिंग में, एनुअल जनरल मीटिंग में उनका अपॉइंटमेंट नहीं हुआ है। एजीएम होती तब हम लोग 5 इयर्स के लिए बना सकते थे, बट यहाँ एजीएम में नहीं हुआ, इसलिए हर बार क्या लिखेंगे? 1 ईयर। बट एजीएम हो गया तो 5 ईयर टिल द कंक्लूजन ऑफ 6th एजीएम। गवर्नमेंट कंपनी में हम लोग ने पढ़ा था कैग के पास पावर होती है C&AG, 60 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। फिर हम लोग ने पढ़ा अगर कैग नहीं बना पा रहा है तो बोर्ड के पास पावर जाएगी 30 डेज के अंदर। फिर अगेन बोर्ड नहीं बना पा रहा है, देन मेंबर्स के पास पावर जाएगी 60 डेज के अंदर, ईजीएम होल्ड करके बना लेंगे। कब तक के लिए? जब तक एजीएम नहीं आ जाती तब तक के लिए अपॉइंट कर दिया हमने। अब सब्सिक्वेंट ऑडिटर, यहाँ पे हमेशा सब्सिक्वेंट ऑडिटर कैग ही अपॉइंट करता है C&AG। कब से? 180 डेज फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। जैसे ही 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, वहां से 180 डेज हम लोग काउंट करेंगे 1 अप्रैल से, और उसके अंदर हम लोग क्या कर देंगे? ऑडिटर को अपॉइंट कर देंगे उस पीरियड का ऑडिट करने के लिए। कौन करेगा? C&AG। और चाहे कुछ भी हो जाए, बोर्ड करे, C&AG करे, कैजुअल वैकेंसी में होए, हर बार इनका टेन्योर कितना रहता है? 1 ईयर, जब तक एजीएम नहीं आ जाती है नेक्स्ट। कैजुअल वैकेंसी में भी कैग 30 डेज के अंदर, बोर्ड अगेन 30 डेज के अंदर। और कब तक के लिए रहेंगे ये लोग? टिल नेक्स्ट एजीएम। यहाँ पे कोई क्लासिफिकेशन नहीं था डेथ का एंड रेजिग्नेशन का, क्योंकि सेम है, चाहे डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन हो जाए, सेम प्रोविजन फॉलो करना है। सो नाउ वी आर coming towards the most awaited section number which we have left in our previous class, section number 141. इसमें 3 subsection we will do. Section 141(1) and subsection 2 is related to qualification and eligibility. Eligibility and qualification of auditor किसमें है? 141(1) and 2. Disqualification किसमें है? 141(3). and this disqualification बहुत एक्सपेक्टेड होता है कि यहाँ से केस स्टडी आए, मतलब मोस्ट एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब आ जाओ, क्या है क्वालिफिकेशंस? एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन 141(1) and 2। ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिविजुअल हो या फर्म है वेयर मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया आर चार्टर्ड अकाउंटेंट कैन बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर। कैसी फर्म? इंडिविजुअल तो ऑब्वियसली प्रैक्टिसिंग इन इंडिया होना चाहिए,
कैसी फर्म? जिसमें मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर इंडिया में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वही वाली फर्म हम लोग बना सकते हैं। अगर मान लो पार्टनर है, ठीक है, 6 पार्टनर है, उसमें से 4 पार्टनर बाहर ही अपनी प्रैक्टिस करते हैं, यहाँ कुछ नहीं करते, तो क्या वो फर्म अपॉइंट हो सकती है सीए? नो, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या होने चाहिए? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। तो कीवर्ड्स क्या हो गए? या तो इंडिविजुअल बना लो या फर्म बना लो, बट कैसे? जिसके मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर प्रैक्टिसिंग इन इंडिया हो रहे हैं, राइट? देन वेयर अ फर्म इंक्लूडिंग LLP इज अपॉइंटेड एज एन ऑडिटर ऑफ द कंपनी, ओनली द पार्टनर हु आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स शैल बी ऑथराइज्ड टू एक्ट एंड साइन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। क्योंकि जरूरी नहीं है LLP में सिर्फ CA की LLP हो, ऐसा भी तो हो सकता है प्रोफेशनल्स की LLP हो, CA भी है उसमें, CS भी है उसमें, प्रोफेशनल्स मिलके क्या करें, उन्होंने एक LLP फॉर्म कर ली है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम? क्या CS अपॉइंट क्या होगा? बुक में क्या लिखा रहेगा? दिस पर्टिकुलर LLP या ABC LLP is appointed as the auditor of the company for the term of 1 year, for one term of 5 year। नाम किसका लिखा गया है? LLP का। तो इसके अंदर CA भी है, CS भी है, तो क्या CS साइन कर सकते हैं ऑडिट रिपोर्ट को? नो। किसके पास पावर है? ओनली CAs आर एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। अगर LLP में भी LLP अपॉइंट हुई है तो साइन और एक्ट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक्ट फॉर द बिहाफ ऑफ द फर्म कौन करने वाला है? ऑब्वियसली CA, नॉट द CS या अदर प्रोफेशनल्स भी नहीं। दो दे आर द पार्ट ऑफ LLP, दो दे आर द पार्टनर ऑफ LLP, बट दे विल नॉट एक्ट एज अ ऑडिटर या दे विल नॉट एक्ट ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म एज एन ऑडिटर, ठीक है। तो एलिजिबिलिटी का क्या सेक्शन है? 141, 1 एंड 2, जिसमें पहला क्या पड़ा? चार्टर्ड अकाउंटेंट या तो इंडिविजुअल हो या तो फर्म हो, बट याद रखना मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर क्या हो? प्रैक्टिसिंग इन इंडिया। सेकंड क्या पड़ा? LLP तो बन सकती है, नो डाउट बन सकती है वो एज ऑडिटर, ठीक है, बट कौन साइन करेगा या कौन एक्ट करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ दैट LLP? ओनली द CAs, ओके। नाउ डिस्क्वालिफिकेशन, वेरी इंपॉर्टेंट। 141 subsection 3 regarding shall not be eligible for the appointment as an auditor of the company, namely following person shall not be appointed। क्योंकि क्या है ये? डिस्क्वालिफिकेशन। ये जितने भी हम लोग यहाँ से पढ़ रहे हैं ये सब लोग क्या है? डिस्क्वालिफाइड टू बिकम द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। यहाँ तक सारे डिस्क्वालिफिकेशन चल रहे हैं, ओके। सो व्हाट इज द फर्स्ट पॉइंट? बॉडी कॉर्पोरेट एक्सेप्ट LLP तो नो डाउट पार्ट बन सकती है, बट यहाँ पे क्या लिखा है? बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकती। कभी आप लोग ने देखा है कि कंपनी अपॉइंट हो रही है एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये कंपनी मेरी ऑडिटर है? कभी नहीं देखा है ना। फर्म बनते हैं, इंडिविजुअल बनते हैं, फर्म ऑल्सो इंक्लूड LLP भी बनती है, बट कंपनी कभी बनेगी? नो। तो बॉडी कॉर्पोरेट कैन नेवर बी नेवर बी अपॉइंटेड एज अ ऑडिटर ऑफ द कंपनी। तो पहली डिस्क्वालिफिकेशन क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट, ठीक है। नेक्स्ट वन, द ऑफिसर और द एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। फर्स्ट क्लास में याद करो, पढ़ा था हम लोगों ने कि जो ऑडिटर हमारा स्टैट्यूटरी ऑडिट करने आ रहा होता है वो कैसा होता है? इंडिपेंडेंट ऑडिटर होता है। कंपनी से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, उसके पे रोल पे नहीं होना चाहिए, कोई भी रिलेशन नहीं, तभी तो वो अपने ऑडिट रिपोर्ट में दे पाएगा कि हमने रीजनेबल अश्योरेंस दे पाएगा, ट्रू एंड फेयर व्यू दे पाएगा। ट्रू एंड फेयर कब देगा? जब उसका कोई भी इंटरेस्ट ना हो कंपनी से। अगर कंपनी ही उसको पैसे दे रही है, कंपनी के पैसे मिल रहे हैं उसको, तो क्या वो कंपनी के खिलाफ कुछ बोल पाएगा? क्वालिफिकेशन कुछ गलत दे पाएगा? कुछ गलतियां निकाल पाएगा? ऑब्वियसली नॉट। इसलिए ये बिल्कुल भी इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए, किसी से भी रिलेटेड नहीं होना चाहिए। तो इन वे में हम लोग पढ़ेंगे कि अगर ऐसे भी रिलेटेड होता है ना कोई पर्सन, तो भी नहीं बन पाएगा ऑडिटर। बिल्कुल इंडिपेंडेंट इंसान होना चाहिए, ठीक है। कैसे? देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। ऑब्वियसली कंपनी का ही ऑफिसर, हाउएवर ही इज क्वालिफाइड एज अ CA, कंपनी का ही ऑफिसर है, कोई CA बन गया है। ऑफिसर लाइक डायरेक्टर है या KMP है, कुछ भी है, क्वालिफिकेशन से वो CA है, बट क्या वो स्टैट्यूटरी ऑडिटर बन सकता है? इंडिपेंडेंट ऑडिट कर सकता है? नो, क्योंकि क्या हो? तुम कंपनी के पेरोल पे हो। ये तो डायरेक्ट कनेक्शन हो गया कि कंपनी का ऑडिटर, कंपनी का ऑफिसर नहीं बन सकता एंड कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बन सकता। तो पहले दो पॉइंट इज वेरी इजी, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, कंपनी का ही ऑफिसर, कंपनी का ही पार्टनर, सॉरी कंपनी का ही ऑफिसर, कंपनी का ही एम्प्लॉय नहीं बन सकता, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और
हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। यहाँ पे जो हम लोग ने ऑफिसर एम्प्लॉय तो खुद नहीं बन सकते, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय के पार्टनर और एम्प्लॉयज भी नहीं बन सकते। अ पर्सन हु इज अ पार्टनर और हु इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द ऑफिसर और एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। मतलब क्या है ये? पहले केस में हम लोग ने पढ़ा बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकते हैं, ठीक है, बट क्या एलएलपी बन सकते हैं? बिल्कुल, एलएलपी कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर। सेकेंड पॉइंट में हम लोग ने क्या पढ़ा? कंपनी के ऑफिसर नहीं बन सकते हैं और कंपनी के ही एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं, और ऑफिसर और एम्प्लॉय के ही पार्टनर नहीं बन सकते हैं, और ऑफिसर और एम्प्लॉय के ही एम्प्लॉय नहीं बन सकते हैं। मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि जो यहाँ के एम्प्लॉय है वो कहीं और भी, मान लो अपने ही बिजनेस कर रहे हैं और अपने नीचे एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, इनके एम्प्लॉयज ने हो सकता है बाहर अपना बिजनेस कैरी ऑन कर रहे हो और अपने नीचे एम्प्लॉयज रख रखे हो, तो उनके एम्प्लॉय भी क्या नहीं बन सकते हैं? कंपनी में पार्टनर। क्योंकि जैसा ये एम्प्लॉय कहेंगे, जैसे ये लोग कहेंगे, ये तो इनके मास्टर हो गए ना, या एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉयर विल बी द बेटर वर्ड, एम्प्लॉयर हो गए ये लोग इनके, तो जैसा एम्प्लॉयर कहेगा वैसा तो एम्प्लॉय को करना पड़ेगा, और एम्प्लॉयर अपनी कंपनी के लिए कब गलत कह सकता है? ठीक है, तो डायरेक्टली ऑफिसर और एम्प्लॉय तो कभी नहीं बन सकता। ऑफिसर और एम्प्लॉय के नीचे भी अगर उनके कहीं पार्टनर हैं दूसरी फर्म में बाहर जाकर, या उनके ही कहीं एम्प्लॉयज हैं, तो वो भी डिस्क्वालिफाइड हैं। ठीक है, सेकेंड पॉइंट देखो। अब नेक्स्ट पॉइंट, ये सब नॉर्मल था, अब यहां से थोड़ा ट्रिकी पॉइंट्स चालू होते हैं। दिस इज नॉर्मल। अब यहां पे आ जाओ। अ पर्सन हु हिमसेल्फ, ठीक है, अ पर्सन हु हिमसेल्फ मतलब जो पर्सन अपॉइंट होने आ रहा है, या तो वो खुद या उसके रिलेटिव्स और पार्टनर। कौन? उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के जो बनने आ रहा है, या तो वो खुद या तो उस चार्टर्ड अकाउंटेंट के रिलेटिव्स या चार्टर्ड अकाउंटेंट के पार्टनर्स, उस चार्टर्ड अकाउंटेंट की कहीं फर्म है उसके, या तो पार्टनर्स कहीं के, इज होल्डिंग एनी सिक्योरिटी और इंटरेस्ट और इट्स सब, किसमें ये सब है? इन द कंपनी, इट्स सब्सिडरी और इट्स होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच एसोसिएट। मतलब इसका क्या शॉर्ट फॉर्म बन रहा है? इसका शॉर्ट फॉर्म बन रहा है ओशाज। ओशाज बोलते हैं। ओशाज मीन्स ओन कंपनी, ये सिर्फ शॉर्ट फॉर्म है। इन द कंपनी मतलब ओन कंपनी में नहीं बन सकते हैं, सब्सिडरी में नहीं बन सकते हैं, होल्डिंग में नहीं बन सकते हैं, एसोसिएट में नहीं बन सकते हैं, और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। मतलब होल्डिंग, अगर होल्डिंग कंपनी में सिक्योरिटी इंटरेस्ट है ऑडिटर का, तो वो हमारे यहाँ क्या नहीं बन सकता है? ऑडिटर। अगर मेरी सब्सिडरी कंपनी में भी इसका सिक्योरिटी है तो भी नहीं बन सकता। अगर मेरी एसोसिएट कंपनी में भी इसने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है तो भी नहीं बनेगा। अगर सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग, मतलब समझ रहे हो तुम लोग, होल्डिंग में है अगर ये एबीसी लिमिटेड, इसकी एक एबीसी लिमिटेड की एक होल्डिंग कंपनी, होल्डिंग मतलब बड़ी हो गई इससे, होल्डिंग कंपनी की अगर हम सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं तो हम ऑडिटर नहीं बन सकते हैं। अगर होल्डिंग कंपनी की नहीं कर रहे हैं, बट होल्डिंग कंपनी की जो छोटी सी सब्सिडरी कंपनी है यहाँ पे हम सिक्योरिटी होल्ड कर रहे हैं, तब ये बंदा एबीसी लिमिटेड में क्या नहीं बन सकता? ऑडिटर नहीं बन सकता। तो ओन कंपनी में भी ना होल्ड कर रहे हो अपनी ओशाज, ओन कंपनी, सब्सिडरी, होल्डिंग, एसोसिएट एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी में अगर ऑडिटर ने या ऑडिटर के पार्टनर ने, रिलेटिव ने क्या कर रखा है? सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है, तो वो ऑडिटर नहीं बन सकता है। बट इसका एक्सेप्शन देखो, हाउएवर द रिलेटिव मे होल्ड सिक्योरिटी और इंटरेस्ट इन द कंपनी फॉर द, वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर द फेस वैल्यू नॉट exceeding rupees 1 lakh. This shall wherever relevant is also applicable in the case of company not having share capital. मतलब अगर किसके पास? रिलेटिव के पास। मतलब अगर पर्सन कुछ भी होल्ड कर रहा है, 1 रुपीज भी होल्ड कर रहा है, वो डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि उसका डायरेक्ट आ गया। बट रिलेटिव में क्या दे दी गई? थोड़ी एक्सेप्शन दे दी गई कि अगर रिलेटिव होल्ड करता है तो अगर वो कितने, 1 लाख, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन मना है 1 लाख, मतलब 1 लाख तक अगर कर रहा होगा, इक्वल टू हटाओ, ग्रेटर देन 1 लाख हो गया तो वो क्या नहीं बन सकता? ऑडिटर नहीं बन सकता। बट अगर 1 लाख तक है तो वो बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। अब
एक केस स्टडी ये देखो आप लोग, अगर मान लो मिस्टर ए वांट टू अपॉइंट एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ द कंपनी फॉर सेक्रेटरियल ऑडिटर, ठीक है, फॉर सेक्रेटरियल ऑडिट। अब उसका जो रिलेटिव है वो होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी ऑफ 2 लाख रुपीज, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 2 लाख रुपीज है। बताओ क्या वो बन सकता है? हाँ या ना कहने से पहले ये जान लो कि उसकी फेस वैल्यू क्या है। मार्केट वैल्यू चाहे कितनी भी ऊंची हो, कितनी भी ऊपर मार्केट में कुछ भी वैल्यू चल रही हो, उसकी जो फेस वैल्यू होती है, नॉमिनल वैल्यू, वो 1 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। हमारे केस में उसकी नॉमिनल वैल्यू मान लेते हैं 1 लाख है, बट उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख चल रही है, तो क्या वो डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा? नहीं, क्योंकि फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख तक अलाउड है। अब एक और बात बताओ, अगर ऑडिटर जो अपॉइंट हो रहा था मिस्टर ए, उसने सिक्योरिटी होल्ड कर रखी है ऑफ 90,000 ओनली, 1 लाख नहीं गई है 90,000, क्या वो अपॉइंट हो सकता है? नो, बिकॉज ये एक्सेप्शन किसके लिए दिया है? रिलेटिव्स के लिए। अगर ऑडिटर 1 भी रुपए की सिक्योरिटी होल्ड कर लेता है तो वो क्या हो जाएगा? डिसक्वालीफाइड। समझ रहे हो? एक ही लाइन से कितनी सारी केस स्टडीज बन गई हैं। अंडरस्टैंड? कितनी सारी केस स्टडी बन गई हैं। तो याद रखना कि कौन कौन के लिए मना है। रिलेटिव्स, पहले तो ऑडिटर का ही रिलेटिव, ऑडिटर का ही पार्टनर अगर सिक्योरिटी होल्ड कर रहा है अपनी ओशास में तो नहीं बन सकता है ऑडिटर। ब्रॉड लाइन तो ये बोलती है। फिर एक नीचे एक्सेप्शन जरूर दिया हुआ है कि जो रिलेटिव है ऑफ द ऑडिटर, कौन? रिलेटिव ऑफ द ऑडिटर, अगर वो फेस वैल्यू ऑफ 1 लाख रुपीज तक होल्ड कर रहा है देन इट इज ओके, बन सकते हो, बट उससे एक्सीड कर गया तो आप नहीं बन सकते हो। और मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड क्या था कि फेस वैल्यू, और एक और इंपॉर्टेंट वर्ड क्या है? रिलेटिव, और एक और क्या? नॉट एक्सीडिंग, मतलब 1 लाख इट इज ओके, नो प्रॉब्लम, 1 लाख 1 रुपीज भी हुए तब भी गड़बड़ है, ठीक है। तो 1 लाख तक का एक्सेप्शन था ये। अब नीचे देखो, इन द इवेंट ऑफ अक्वायरिंग एनी सिक्योरिटी इंटरेस्ट बाय द रिलेटिव अबव थ्रेशोल्ड प्रिस्क्राइब द करेक्टिव एक्शन टू बी मेंटेन द लिमिट एज स्पेसिफाइड अबव शैल टेकन बाय द ऑडिटर विदिन व्हाट 60 days of such acquisition of interest। मतलब in the event of acquiring the security interest relative above threshold prescribe the corrective action। मतलब अगर उसने क्या करा, सिक्योरिटीज ज्यादा की ले रखी हैं 1 लाख से ऊपर, तो ये क्या करेगा? ऑडिटर करेक्टिव एक्शन लेगा। 60 डेज के अंदर उसे कहेगा यार 1 लाख तक की तो देखो एक्ट में अलाउड है, तुम्हारे पास 1.5 लाख की सिक्योरिटी 50,000 की प्लीज बेच दो, तुम बेच दोगे तो हम ऑडिटर बन जाएंगे उस कंपनी के। तो ऐसे रिलेटिव से मना सकता है, वो ऐसे बोल सकता है, रिलेटिव से करेक्टिव एक्शन लेने को बोल सकता है विदिन 60 डेज। कब से? ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच इंटरेस्ट। जब से इंटरेस्ट आया होगा उसके 60 डेज के अंदर वो बोलेगा कि अपना बेच दो, ये सब 50,000 तक तो बेच दो, और हम फिर ताकि हम क्या बन जाएं? ऑडिटर बन जाएं उस कंपनी के, ठीक है। क्योंकि रिलेटिव ऐसे होते हैं ना, करते हैं वो लोग, अगर देख रहे हैं कि वो ऑडिटर बनने जा रहे हैं तो जानबूझ के क्या करेंगे? 1 लाख की सिक्योरिटी ले रखे हैं, मान लो उन लोग ने एक्ट पढ़ लिया और जानबूझ के क्या करा? थोड़ी बहुत सिक्योरिटीज और ले ली, 10,000 की मान लो और ले ली, तो क्या हो गया? डिस्क्वालीफाइड। अब आओ मेरे पास मना करवाने, अब कैसे बनोगे? तो रिलेटिव्स में भी बहुत ज़्यादा होता है कि नहीं बनने देते हैं वो लोग। जिनके रिलेटिव्स अच्छे हैं उनके लिए एक्सेप्शन है, ठीक है। तो ये ऐसा होता है, इसलिए क्या होगा यहाँ पे कि 60 डेज तक ऑडिटर को दिया है टाइम, आप जाके अपने रिलेटिव से कह दिए कि सिक्योरिटी इंटरेस्ट बेच दें और फिर आप बन जाएंगे एज अ ऑडिटर। तो करेक्टिव एक्शन के लिए टाइम दिया हुआ है, ठीक है। ये इसी का पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट देखो क्या बोल रहा है। अ पर्सन हुज रिलेटिव, ये तो हो गई, हम लोग ने क्या पढ़ा? सिक्योरिटी और इंटरेस्ट। तो अभी हम लोग ने किसकी बात कर ली? सिक्योरिटी और इंटरेस्ट की बात कर ली। अब देखो, अ पर्सन हुज रिलेटिव और पार्टनर इज इंडेटेड टू द कंपनी और सब्सिडरी और होल्डिंग और एसोसिएट और सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी इन एक्सेस ऑफ व्हाट? 5 लाख रुपीज। यहाँ पे क्या मना है? ग्रेटर देन 5 लाख मना है। अ पर्सन हु, मतलब पर्सन खुद, हर जगह ये जितने भी सब पॉइंट्स है ना, उन सारे सब पॉइंट्स में क्या आ रहा है? पर्सन भी आ रहा है, उसके पार्टनर भी आ रहे हैं और उसके रिलेटिव्स भी आ रहे हैं। अब यहाँ पे किसकी मना करी गई है? इंडेटेडनेस नहीं होना चाहिए। इंडेटेडनेस मतलब ये जो पर्सन है या जो ऑडिटर बनने आ रहा है वो क्या है? कंपनी का डेटर है, देनदार जिसको बोलते हैं, डेटर। मतलब अब बताओ, जब इसे फ्यूचर में कंपनी को कभी पैसा देना होगा, ये खुद ही बेचारा डेटर है, और अगर ये अपॉइंट हो गया ऑडिटर तो कभी कंपनी के खिलाफ कुछ बोलेगा? हम तो भैया डेटर है, हम तो कुछ बोल ही नहीं सकते कंपनी के खिलाफ, इसलिए एक्ट ने ही मना कर दिया कि डेटर हो, बन ही नहीं सकते,
तुम ऑडिटर, या रिलेटिव भी डेटर है तो कंपनी क्या कहेगी, हम तुम्हारे रिलेटिव की डेट माफ कर देंगे, तो मेरे लिए कभी भी ना गलत सलत ऑब्जर्वेशन मत बना के रखना। तो उसका इंटरेस्ट हिंडर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए डिस्क्वालीफाइड हो तुम अपॉइंट होने के लिए। ठीक है, इनडेटेडनेस कितने तक की होनी चाहिए, कितने तक अलाउड है, 5 लाख तक अलाउड है। 5 लाख 1 रुपीज भी हो जाता है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो जाएंगे। अब ये लिमिट तीनों लोगों के लिए, ऑडिटर के लिए भी, पार्टनर के लिए भी एंड रिलेटिव के लिए भी। बट ऊपर वाले केस में क्या था, सिर्फ पार्टनर और रिलेटिव को वो दी गई थी, एक्सेप्शन दी गई थी। बाकी अगर सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑडिटर खुद होल्ड कर रहा है तो वो डिस्क्वालीफाइड है तुरंत। ठीक है, यहाँ पे कितना हो गया 5 लाख। और यहाँ पे भी कौन सी कंपनीज हैं, ओशाज, अगेन ओशाज मतलब होल्डिंग सब्सिडरी, सॉरी ओन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी, एसोसिएट एंड सब्सिडरी ऑफ सच होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग की भी अगर नीचे सब्सिडरी है तो उसके भी सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, उसके भी इंडेटेडनेस है, हम तो हमारी कंपनी में नहीं बन सकते हैं एज अ ऑडिटर। नाउ अ पर्सन हु और हुज रिलेटिव और पार्टनर, मतलब ये याद रखना सब पॉइंट, अगेन किसकी बात चल रही है, उस पार्टनर जो पर्सन आ रहा है वो, या उसका रिलेटिव या उसके पार्टनर्स, हैज गिवन गारंटी और प्रोवाइड एनी सिक्योरिटी इन कनेक्शन विद इनडेटेडनेस, वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये, ऑफ द थर्ड पर्सन ऑफ द कंपनी टू द सब्सिडरी एंड ओशास, कोई इन एक्सेस ऑफ 1 लाख, मतलब 1 लाख तक अलाउड है, बिल्कुल अलाउड है। अब यहाँ पे किस चीज की मना कर रहे हैं, गारंटी। क्या सारी गारंटी यहाँ पे मना कर दी कि आप गारंटी नहीं दे सकते हो, गारंटी देना अलाउड नहीं है। बट यहाँ पे कौन सी गारंटी नहीं अलाउड है, इनडेटेडनेस से रिलेटेड वाली गारंटी। अगर मान लो जो मिस्टर ए है, मिस्टर ए खुद ही अपॉइंट होने जा रहा था एज अ ऑडिटर, इसने एक थर्ड पर्सन के लिए गारंटी दी, एक कोई थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन और कंपनी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम आपको इतना मैन्युफैक्चर करके देंगे, और ये जो मिस्टर ए है उसने गारंटी दे दी, कंपनी सुनो ये कॉन्ट्रैक्ट का परफॉर्मेंस तो जरूर होगा, हम गारंटी देते हैं। जो थर्ड पार्टी ना गारंटी है कि वो परफॉर्म जरूर करेगा, तो इसने किस चीज की गारंटी दी ऑडिटर ने, परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट कितने का था, 10 लाख रुपए का था। तो क्या ये डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, नो, ही विल नॉट बी डिस्क्वालीफाइड, क्योंकि गारंटी का यहाँ पे फॉर्म कैसा है, टाइप ऑफ गारंटी कैसी है, फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। बट एक्ट में कौन सी गारंटी के लिए मना किया गया है, गारंटी फॉर इनडेटेडनेस। याद रखना इनडेटेडनेस कैसी, अगर ये थर्ड पार्टी ने कंपनी से कुछ सेल परचेज किया होता, ठीक है, या लोन लिया होता या सेल परचेज किया है, ठीक है, और ये थर्ड पर्सन क्या बन गया है, क्रेडिट में सेल की, क्रेडिट में परचेज किया है, कंपनी ने कहा है कि आप 5 लाख है ना यहाँ पे, तो लिख लेते 6 लाख, 6 लाख रुपीस के इसने गुड्स खरीदे थर्ड पर्सन ने, और कंपनी ने ऐसे दे दिए क्रेडिट पे कि ठीक है 6 महीने बाद हमको पे कर देना। तो अब ये जो थर्ड पर्सन है क्या बन गया, डेटर बन गया। इसके लिए मिस्टर ए ने गारंटी दी, एक काम करो उधारी पे इसको माल बेच दो, हम गारंटी देते हैं पैसे जरूर दे देगा, नहीं दे पाए तो हमसे आ जाना लेने, ठीक है, ऐसा इसने बोल दिया। नाउ जो मिस्टर ए गारंटी दे रहा है ये कैसी है, इनडेटेडनेस से रिलेटेड है, तो ये कवर हो जाएगी। और क्योंकि गारंटी कितने की दे रखी है, 6 लाख रुपीस की, तो ये डिस्क्वालीफाइड टू बिकम अ ऑडिटर। अगर इसने गारंटी 5 लाख रुपीस की दे रखी होती देन इट इज ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बन सकते हो ऑडिटर। ठीक है, अब आ जाओ, इनडेटेडनेस वाला समझ में आ गया। सो यही ब्रॉडली चीज थी, अभी आगे पढ़ेंगे वो बहुत छोटा सा है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और ये बहुत ज़्यादा केस स्टडी बेस्ड है। ठीक है, तो पहला हम लोग ने क्या पढ़ा, बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है। फिर हम लोग ने पढ़ा ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी नहीं बन सकते हैं। इन्हीं ऑफिसर और एम्प्लॉय के एम्प्लॉय एंड पार्टनर्स नहीं बन सकते हैं। देन हम लोग ने पढ़ा पर्सन, रिलेटिव या उसका पार्टनर, पर्सन मतलब जो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने आ रहा है, उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर ने सिक्योरिटी इंटरेस्ट पकड़ रखा है, मतलब सिक्योरिटीज खरीद रखी है, इनडेटेडनेस है या इनडेटेडनेस के लिए गारंटी दे रखी है। तीनों चीजें, सिक्योरिटी इंटरेस्ट 1 लाख तक के लिए अलाउड है, गारंटी भी 1 लाख तक के लिए अलाउड है, बट इनडेटेडनेस 5 लाख तक के लिए अलाउड है। और सिक्योरिटी इंटरेस्ट में थोड़ी सी छूट दे दी कि अगर रिलेटिव 1 लाख तक के लिए होल्ड करे देन इट इज ओके, बट अगर पार्टनर होल्ड कर रहा है, पार्टनर नहीं सॉरी पर्सन खुद होल्ड कर रहा है सिक्योरिटी, मान लो 50,000 अलाउड है, नो, पार्टनर तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड। और ये तीनों किसमें लग रही हैं, जो तीनों हम लोग ने बोली किसमें नहीं होनी चाहिए ऐसी इंटरेस्ट हमारी,
बताओ किसमें नहीं होनी चाहिए? ओशाज में। किसमें? ओशाज। ओशाज क्या होता है? ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, एसोसिएट एंड होल्डिंग ऑफिसर्स, सब्सिडरी ऑफिसर्स, एसोसिएट। और 3 क्या पॉइंट्स है? सिक्योरिटी इंटरेस्ट, डेटेडनेस और गारंटी रिलेटेड टू डेटेडनेस, इनडेटेडनेस। ठीक है, अब आ जाओ अ पर्सन और अ फर्म। यहाँ पे कौन कौन डिस्क्वालीफाइड है? पर्सन खुद, पर्सन तो हर जगह खुद डायरेक्टली तो हो जाएगा तो डिस्क्वालीफाइड तो है। अब और अ फर्म खुद, मतलब यहाँ पे कोई रिलेटिव नहीं आ रहा है, उसके कोई पार्टनर नहीं आ रहे, ये डायरेक्ट रिलेशन की बात हो रही है कि जो पर्सन बनने जा रहा है वो, या जो फर्म हमारे ऑडिटर बनने जा रहा है डायरेक्टली वो, इनडायरेक्ट यहाँ पे कुछ नहीं आया। खुद वो दोनों, उनका क्या है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बिजनेस रिलेशन विद द कंपनी और इट्स होम ओन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, होल्डिंग कंपनी एंड एसोसिएट कंपनी। यहाँ पे क्या है? ओशा है सिर्फ। ऊपर वाले में क्या पढ़ा था? ओशाज। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं? ओशा में। अगर ओशा में मेरा बिजनेस रिलेशन है तो हम क्या कर सकते हैं? नहीं बन सकते हैं ऑडिटर। बिजनेस रिलेशन शैल कॉन्स्टिट्यूट एज एनी ट्रांजैक्शन एंटर इनटू फॉर द कमर्शियल पर्पस एक्सेप्ट, मतलब ये दोनों चीजें हैं तो हमारी अलाउड हैं। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में खुद बोला गया है कि आप अगर इंडिपेंडेंट ऑडिट करने जा रहे हैं तो ये चीजें भी आप कर सकते हैं, कंपनी में अलाउड है, ऐसे रिलेशनशिप कंपनी से रख सकते हैं, तो वो होगा तो अलाउड हो जाएगा। वैसा बिजनेस रिलेशन कर रहे होंगे देन इट विल बी वेरी वेल अलाउड। और अगर आप ऐसा कमर्शियल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं जो कि क्या है? ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में है और अपने आर्म्स लेंथ में है, तो क्या हो जाएगा? वो भी अलाउड है। मतलब वैसे बिजनेस रिलेशन अलाउड नहीं है, बट जो चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में अलाउड है कि ऐसे रिलेशन रख सकते हो तो वो अलाउड है। अगर वैसे रिलेशन है तो आप आ सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं। इसका क्या मतलब है? ऑर्डिनरी कोर्स एट आर्म्स लेंथ, मतलब अगर मान लो हम किसी ऐसी फर्म का ऐसे फर्म का हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं जिसका क्या है? ऐसे कंपनी का ऑडिट करने जा रहे हैं जिसका मान लो उसका मेडिकल का बिजनेस है, मेडिकल का मेडिसिन बेचती है वो कंपनी, उसका हम लोग ऑडिट करने जा रहे हैं। अब उसी कंपनी से हम खुद ही जब बीमार पड़ते हैं, जैसे वो जो ऑडिटर है जब वो सिक होता है तो उसी कंपनी से मेडिसिन खरीदता है, उसी कंपनी से, और वो कंपनी उसको फेयर प्राइस पे भी देती है। मतलब फेयर प्राइस इन द सेंस ऐसा नहीं कि तुम ऑडिटर अरे तुम सस्ते मिल रहे हो यार, ऐसे नहीं। फेयर प्राइस मतलब जो अगर थर्ड इंसान को दे रहा होता, जिस प्राइस में थर्ड इंसान को बेचता, उसी प्राइस में किसको मिल रहा है? ऑडिटर को मिल रहा है। देन इट इज नोन एज एट आर्म्स लेंथ। आर्म्स लेंथ बोलते हैं, जो थर्ड पार्टी से चार्ज करते हैं वही हम तुमसे चार्ज कर रहे हैं। और ऑर्डिनरी कोर्स मतलब ये दवाई का बेचना, ऑर्डिनरी कोर्स तो है उस कंपनी का, क्योंकि बिजनेस ही क्या है उसका? ऑर्डिनरी कोर्स मतलब जो उसका मेन बिजनेस है। ऐसी चीजें अगर ऑडिटर के साथ हम लोग कर रहे हैं तो इट इज अलाउड। मतलब ऐसा नहीं कह सकते कि रुको तुम इस कंपनी की दवाई तुम खुद खरीद के खाते हो, तुम नहीं बन सकते इस कंपनी के ऑडिटर। क्यों नहीं बन सकते? वो तो ऑर्डिनरी कोर्स में खरीद रहा है ना, और आर्म्स लेंथ पे कर रहा है। ऐसे ही एयरलाइंस की बात आती है, उस एयरलाइन कंपनी का ऑडिटर, मान लो उस एयरलाइंस में ट्रैवल किया ऑडिटर ने, ठीक है, बुकिंग कर ली, उसी एयरलाइन से ट्रैवल करा, अब उसी एयरलाइन का वो ऑडिट करने जा रहे हैं, तो कह देंगे रुको रुको तुम एयरलाइन से ट्रैवल करके आओ, हमारी एयरलाइन से नहीं बन सकते तुम ऑडिटर, बिजनेस रिलेशन हो गया ना तुम्हारा, तो नहीं बनोगे ऑडिटर। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि क्या टिकट उसको सस्ते में मिल गई थोड़ी? उसका तो उस कंपनी का तो काम ही है ना एयरलाइंस की सर्विस प्रोवाइड करना, वो तो कंपनी अपने ऑर्डिनरी कोर्स में काम कर रही है और उसको आर्म्स लेंथ में भी दिया है, आर्म्स लेंथ मतलब फेयर प्राइस में भी दिया है, तो वो डिस्क्वालीफाइड नहीं है। तो दोनों चीजें याद रखना, ऑर्डिनरी कोर्स में काम किया है, ऑर्डिनरी कोर्स मतलब जो मेरा मेन बिजनेस है उसमें काम कर रहे हैं, एंड आर्म्स लेंथ में काम हो रहा है, फेयर प्राइस में काम हो रहा है, देन इट इज अलाउड। एग्जाम्पल एयरलाइंस, हॉस्पिटल्स। हॉस्पिटल में क्या ऑडिटर से कह रहे तुम पिछली बार जब बीमार हुए थे इसी हॉस्पिटल में एडमिट होने आए थे, अब तुम नहीं बन सकते क्योंकि तुमने बिजनेस रिलेशन कर लिया ना हमारे साथ। क्या उसको सस्ते में दे दिए सारी हॉस्पिटल्स की फैसिलिटीज? नहीं, तो वो बन सकता है। बट अगेन यहाँ पे उल्टा हो सकता है, अगर ये एट आर्म्स लेंथ में नहीं बेच रहा होता या सस्ते में दे दी होती उसे चीज़, तब नहीं बन सकते हो ऑडिटर, ठीक, क्योंकि वो अगर तुम्हें कुछ माफ कर रहा है पैसे तुम्हारे, तो तुम भी इसके क्वालिफिकेशंस क्यों निकालोगे? इसके लिए गलत गलत क्यों लिखोगे अपने ऑडिट रिपोर्ट में? सब अच्छा अच्छा लिख दोगे, ठीक है। इसीलिए इंटरेस्ट बस हिंडर ना होना चाहिए। अब आ जाओ अ पर्सन हुज रिलेटिव। अब यहाँ पे किसकी बात कर रही है? अ पर्सन, मतलब यहाँ पर्सन की बात नहीं हो रही, डायरेक्ट उसके रिलेटिव की बात हो रही है। अ पर्सन हुज रिलेटिव इज द डायरेक्टर और
इज इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ द कंपनी एज अ डायरेक्टर और KMP, मतलब उसका रिलेटिव क्या नहीं होना चाहिए, डायरेक्टर नहीं होना चाहिए और एम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए। मैम अगर ये बताइए पर्सन खुद डायरेक्टर है, ये तो सबसे बड़ी बात है, तो वो कहाँ डिस्क्वालीफाइड होगा, क्योंकि यहाँ तो ऐसा लिखा ही नहीं है, यहाँ तो रिलेटिव की बात हो रही है। क्या लगता है आप लोग को, पर्सन खुद ही डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। जब हम लोग ने सबसेक्शन 2 में पढ़ा था कि ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी, वो तो पहले ही डिस्क्वालीफाइड है। ऑफिसर कौन होते हैं, डायरेक्टर्स, KMP, एम्प्लॉयज, ये सब यही लोग तो होते हैं। तो वो तो अगर ऑडिटर खुद KMP है, ऑडिटर खुद डायरेक्टर है, तो वो इस वाले पॉइंट में डिस्क्वालीफाई हो जाएगा, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। बट उसके रिलेटिव ऑफिसर एंड एम्प्लॉय हैं तो वो इस पॉइंट में आएंगे, ठीक है, डायरेक्टर एंड एम्प्लॉय। अब अ पर्सन हु इज फुल टाइम एम्प्लॉयमेंट एल्सवेयर or person or a partner of firm holding appointment as a auditor if such person or a partner as at the date of such appointment reappointment holding the appointment more than 20 companies। मतलब ये याद रख लो, ये हमेशा होता है कि आप अगर ऑडिट कर सकते हैं तो 20 कंपनीज का कर सकते हैं एक बार में। आप अगर ऑडिटर बने हैं तो कितने कंपनी का ऑडिट कर सकते हैं, 20 कंपनीज का, 20 कंपनीज पर पर्सन। एक फर्म भी है तो 20 कंपनी पर पर्सन ऑडिट कर सकते हैं। अगर 21 कंपनी भी आ गई ना तो आपको अपॉइंटमेंट लेना अलाउड नहीं है, ये एक्ट में लिखा है कि 20 कंपनीज का ही आप एक साथ ऑडिट कर सकते हो, ठीक है। देन बट देखो ये 20 की लिमिट किस में नहीं लगती है, डॉप्स, मतलब डोरमेंट कंपनी में 20 की लिमिट नहीं लगी, क्योंकि डोरमेंट कंपनी कौन सी होती है, वो खुद ही डोरमेंट है, कोई उसका फंक्शन नहीं हो रहा है, तो आप ऑडिट कर सकते हो, उसमें 2 मिनट का काम है उनका ऑडिट करना। बेसिकली ये 20 क्यों बनाया गया, क्योंकि एक इंडिविजुअल है, आप 20 कंपनी से ज़्यादा ऑडिट कैसे कर सकते हो, इसलिए एक लिमिट सेट कर दी कि बस 20 कंपनीज। बट डॉप्स में क्यों डॉप्स क्यों एक्सेप्शन है, क्योंकि डी खुद ही एक छोटी कंपनी, ये शॉर्ट फॉर्म है डॉप्स, डी एक खुद ही छोटी कंपनी है, डोरमेंट कंपनी, तो उसका 2 मिनट का ऑडिट है, आप ले सकते हो। 21th कंपनी अगर डोरमेंट कंपनी है तो आप ले सकते हो। OPC वो खुद ही स्मॉल कंपनी है, उसमें भी आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। स्मॉल कंपनी अगेन डिस्क्वालीफाइड। और प्राइवेट कंपनी कौन सी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ 100 CR। अगर ऐसी प्राइवेट कंपनी है जिसका 100 करोड़ का टर्नओवर पेड अप शेयर कैपिटल है, तो आप अलाउड है कि आप चाहे वो कितनी भी लीजिए, 20 की लिमिट में काउंट नहीं है। अगर मान लो फॉर एग्जांपल ऑडिटर के पास 25 कंपनीज हैं, ठीक है, जिसमें से 20 कंपनीज उसकी नॉर्मल है या लिस्टेड मान लेते हैं या पब्लिक कंपनी है, और जो 21 कंपनी है वो है डोरमेंट कंपनी, 22 वाली कंपनी है उसकी OPC, 23rd उसकी कंपनी है प्राइवेट कंपनी, वही छोटी वाली है 100 CR वाली, ठीक है, 24th कंपनी है उसकी स्मॉल कंपनी, और 25th अगेन एक OPC है। तो क्या बताओ, तो इफेक्टिवली देखा जाए तो ये एक्ट में मना है नहीं, क्योंकि ये वाली चीज़ें तो 20 की लिमिट में काउंट होंगी ही नहीं, डॉप्स अलाउड नहीं है, डोरमेंट, OPC, प्राइवेट एंड स्मॉल। बट प्राइवेट कंपनी में देख लेना, पेड अप शेयर कैपिटल से पता चलेगा पहले, ठीक है। अब अ पर्सन हु हैज कन्विक्टेड बाय द कोर्ट, कन्विक्टेड मतलब क्या होता है, सजा दे दी गई है उसको, ठीक है। अ पर्सन हु हैज बीन कन्विक्टेड बाय द कोर्ट ऑफ द ऑफिस of an offense involving fraud and the period of 10 years has not elapsed from the date of what, from the date of conviction। मतलब उसको सजा हो गई है और सजा होने के बाद, एंड लिखा है, सजा होने के बाद कितने ईयर्स इलैप्स हो गए हैं, 10 years फ्रॉम जब से उसको सजा दी है। फॉर एग्जाम्पल अगर सजा मिली है उसको 5 years का इम्प्रिजनमेंट, उसने कुछ ऐसा काम किया है 5 years का इम्प्रिजनमेंट हो गया, तो वो कब ऑडिटर बन सकता है, 5 years तो वो जेल में काटे, 5 year और काट लिए बाहर आकर, जब 10 year हो गए तो 11th year से वो ऑडिटर बन सकता है। बट अगर मान लो उसको 10 year की ही जेल हो गई, तब वो दोबारा बाहर आके 10 साल और वेट करेगा तब बनेगा, आते ही वो ऑडिटर बन सकता है इस केस में, क्योंकि कब से 10 year हमें काउंट करना है, 10 year फ्रॉम कन्विक्शन। अगर लिखा होता 10 years elapsed फ्रॉम द 10 year elapsed आफ्टर, वो मतलब जब जेल से आ जाता, तब हम लोग जब जेल से आ गया, चाहे कितने साल की भी जेल है, उसके बाद हम लोग 10 year काउंट करते। बट यहाँ पे तो कन्विक्शन से 10 year काउंट करना है। अगर 15 years की उसको जेल हो गई तो वो तो तुरंत ही आके बन सकता है ऑडिटर। 10 year की हो गई तब भी, अगर 5 year की हुई तो 5 year और वेट करेगा, 6 year की उसको जेल हुई तो 4 year और वेट करेगा, और नेक्स्ट
फिर 5th ईयर से तुरंत बन जाएगा ऑडिटर। ठीक है, तो याद रखना 10 ईयर्स कब से है, फ्रॉम कन्विक्शन। अ पर्सन हु डायरेक्टली इनडायरेक्टली रेंडर एनी सर्विसेज जो 144 में लिखी हैं, अगर आप ये भी कर रहे हो तो भी नहीं बन सकते हो, ऑफ इट्स होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी, ओन होल्डिंग एंड सब्सिडरी, यहाँ पे तो और कम हो गया, सबसे पहले ओशास था, फिर ओशा रह गया, और फिर यहाँ पे OHS रह गया, बस ए तो हट गया। ठीक है, सो हियर वी कंप्लीट। अगर मान लो ऐसी कोई वैकेंसी आई 141 के 4 वाली कोई वैकेंसी आती है, अकॉर्डिंग टू 141(4), अगर ऊपर वाली कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गई, मान लो सिक्योरिटी इंटरेस्ट था नहीं, बट अब आ गया सिक्योरिटी इंटरेस्ट 1.5 लाख रुपए का, जानबूझ के उसके रिलेटिव ने ले लिया, तब क्या हो जाएगा? अगर ऐसी कोई अचानक से आ गई तो उसको हम लोग डिस्क्वालिफिकेशन मानेंगे एंड ही शैल वेकेट द ऑफिस। ऑडिटर को तुरंत वेकेट करना पड़ जाएगा ऑडिट ऑफिस अपना। ठीक है, और इसको हम लोग क्या मानेंगे? कैजुअल वैकेंसी मानेंगे। और जो कैजुअल वैकेंसी के हम लोग ने प्रोविजन पढ़े थे, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट होता है, फिर वैसे अपॉइंट करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर पाया तो जनरल मीटिंग में चला जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने डिस्क्वालिफिकेशन कंप्लीट कर ली है। क्या कंप्लीट किया है? क्या पढ़ा था हम लोग ने डिस्क्वालिफिकेशन में? सबसे फर्स्ट 141 का सबसेक्शन 1 एंड 2 क्या बोलता है कि सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट, 141 सबसेक्शन 1 एंड 2 में क्या पढ़ा था? सिर्फ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिटर बन सकते हैं, या तो वो इंडिविजुअल हो या तो वो कौन हो? फर्म हो, राइट। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? 141 सबसेक्शन 3, वेरी इंपॉर्टेंट पे हम लोग आए, जिसने बोला, साथ में सब लोग रिपीट करते रहना, रिवाइज होएगा। क्या बोला सबसे पहले? कि बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता है, LLP बन सकता है, बिल्कुल अलाउड है। फिर हम लोग ने पढ़ा ऑफिसर नहीं बन सकता है कंपनी का, और एम्प्लॉय नहीं बन सकता है। ऑफिसर एम्प्लॉय कौन होते हैं? डायरेक्टर्स होते हैं, या उसके नीचे वाले जो एम्प्लॉयज हैं वो भी नहीं बन सकते। फिर हम लोग ने पढ़ा हमारे ही ऑफिसर एंड एम्प्लॉय के फर्दर अगर आगे चल के कोई पार्टनर हैं या उनके ही कोई एम्प्लॉय हैं, वो भी नहीं बन सकते हैं। ऑफिसर एम्प्लॉय तो मना है ही है, बट उनके पार्टनर एंड एम्प्लॉय भी मना है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? पार्टनर खुद, या तो उसका रिलेटिव, या तो यहां पे लिखो इंडिविजुअल जो अपॉइंट होने वाला है, या तो वो खुद, या तो उसका रिलेटिव, या उसका कोई पार्टनर। कैसे कैसे इंटरेस्ट है उन लोगों का? कैसा कैसा इंटरेस्ट है? सबसे पहला, अगर इनका कोई सिक्योरिटी इंटरेस्ट है, कितने रुपए का? ग्रेटर देन 1 लाख। बट इंडिविजुअल के पास है अगर, तो 1 भी रुपए का है, डिस्क्वालीफाइड। ये सिर्फ किसके लिए? रिलेटिव्स और पार्टनर के लिए। आप दोनों के लिए 1 लाख है, अगर 1 लाख है तो आप बन सकते हैं, 1 लाख तक हैं बन सकते हैं। ग्रेटर देन 1 लाख हो गया तो हट जाओ यहां से। फिर ये हो गया सिक्योरिटी इंटरेस्ट। देन हम लोग आ गए इनडेटेडनेस पे। अगर इनडेटेडनेस है, मतलब ये तीनों इंडिविजुअल क्या बन गए? डेटर बन गए हैं, कंपनी के देनदार बन गए। कितने रुपए के? मोर देन 5 लाख, तो आप डिस्क्वालीफाइड। फिर हम लोग ने पढ़ा गारंटी दे रहे हैं रिलेटेड टू दिस इनडेटेडनेस, जो ऊपर इनडेटेडनेस हुई है उससे रिलेटेड गारंटी, अदरवाइज कोई गारंटी है वो यहाँ कवर नहीं है। वो वाली गारंटी फॉर ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज दी है, तो यहाँ पे वो भी अलाउड नहीं है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? व्हाट वाज द नेक्स्ट पॉइंट? फिर हम लोग ने पढ़ा कि अगर एम्प्लॉय किसका? उसके रिलेटिव का, या उसके पार्टनर क्या है? एम्प्लॉय है या डायरेक्टर है हमारी कंपनी में, तब भी वो नहीं बन सकते हैं। खुद होते तो ऊपर ही डिस्क्वालीफाइड हो गए होते। यहाँ पे रिलेटिव और पार्टनर के लिए बात हो रही है। फिर हम लोग ने पढ़ा कि उसका क्या है? बिजनेस रिलेशन आ गया है, बट बिजनेस रिलेशन में 2 एक्सेप्शन थे। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट में लिखा हुआ है तो वो बन सकते हैं, और अगर आर्म्स लेंथ पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है और वो मेरे नॉर्मल कोर्स में है या ऑर्डिनरी कोर्स में है, तो भी अलाउड है। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा? फिर हम लोग ने पढ़ा कि अगर मेरे पास ऑलरेडी 20 कंपनीज का ऑडिट है तो हम इस कंपनी का नहीं ले सकते हैं, बट इस 20 कंपनीज में डॉप्स नहीं काउंट होंगी। डोरमेंट, ओपीसी, प्राइवेट कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ कितने सीआर? 10 सीआर था कि 100 सीआर था पेड अप शेयर कैपिटल? कितनी जल्दी भूल जाते हो ना आप लोग।
पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ, पहले बिजनेस रिलेशन वाला था 20 कंपनीज, ये वाला पढ़ रहे थे ना हम लोग, 100 CR, जिनका पेड अप शेयर कैपिटल क्या था 100 CR, ठीक है। ऐसी कंपनीज, बिजनेस रिलेशन वाला पॉइंट हो गया। फिर हम लोग ने क्या पढ़ा, अगर कन्विक्टेड हो गए हो और 10 years कन्विक्शन से लैप्स हो जाने चाहिए। कन्विक्शन सजा होने के बाद नहीं, जैसे ही सजा हुई उसके बाद 10 years से लैप्स हो जाने चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग ने फाइनली लास्ट में क्या पढ़ा कि 144 वाला अगर हम लोग काम कर रहे होंगे तो भी हम लोग क्या हैं, डिसक्वालीफाइड टू बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर दैट कंपनी, ठीक है। तो क्या पढ़ा हम लोग ने फाइनली, बॉडी कॉर्पोरेट, ये पढ़ते हैं हम लोग, बॉडी कॉर्पोरेट कभी भी नहीं बन सकते, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी कभी नहीं बन सकते, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय के ही पार्टनर एंड एम्प्लॉय नहीं बन सकते। फिर हम लोग ने पढ़ा पर्सन खुद, उसका रिलेटिव, उसके पार्टनर क्या है, सिक्योरिटी इंटरेस्ट होल्ड कर रहे हैं, पार्टनर होल्ड कर रहा है तो बिल्कुल अलाउड नहीं है, बट अगर उसके पार्टनर्स या रिलेटिव होल्ड कर रहे हैं तब 1 लाख तक की छूट दे दी है, 1 लाख तक कर लो। इनडेटेडनेस 5 लाख तक अलाउड है, 5 लाख से ज़्यादा नहीं बन सकते। गारंटी दी है रिलेटेड टू इनडेटेडनेस तो भी नहीं बन सकते हैं अगर 1 लाख से ज़्यादा दी है। फिर अभी तो हम लोग ने ऑफिसर एंड एम्प्लॉय मना था, मतलब दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट। अब अगर पार्टनर नहीं बल्कि उसके रिलेटिव या उसके पार्टनर क्या है, इंडिविजुअल की बात तो ऊपर ही डिस्क्वालीफाइड थी, अगर इंडिविजुअल के रिलेटिव या इंडिविजुअल के पार्टनर के पास क्या हो रहा है, वो खुद अगर रिलेटिव हैं कंपनी के तो क्या नहीं बन, कंपनी के एम्प्लॉय हैं या कंपनी के डायरेक्टर हैं तो वो इंडिविजुअल जो था वो नहीं बन सकता है, ठीक है। फिर हम लोग ने पढ़ा बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, बिजनेस रिलेशन में 2 एक्सेप्शन थे, चार्टर्ड अकाउंटेंट और दूसरा एक्सेप्शन क्या था कि अगर हम आर्म्स लेंथ में कर रहे हैं और ऑर्डिनरी कोर्स का ट्रांजैक्शन है तो अलाउड है। फिर हम लोग ने पढ़ा 20 कंपनीज के लिए अलाउड नहीं, 20 कंपनी से ज़्यादा अलाउड नहीं है एक्सेप्ट डॉप्स। फिर हम लोग ने पढ़ा कन्विक्शन से 10 years इलैप्स हो जाने चाहिए तभी बन सकते हैं, और 144 में कोई डिस्क्वालिफिकेशन नहीं आनी चाहिए। दिस इज 141 सबसेक्शन 3, ठीक है। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं 144 में डिस्क्वालिफिकेशन 144, व्हाट इज 144, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन 144। अच्छा, अब आप लोग एक क्वेश्चन बताओ, जैसे अभी हम लोग ने पढ़ा एक क्वेश्चन है वही 141 से रिलेटेड है। अगर मिस्टर ए है, उसने क्रेडिट कार्ड से कंपनी को पैसे दिए, लाइक उसने कुछ प्रोडक्ट खरीदे होंगे, उसने कैसे क्रेडिट कार्ड से कंपनी को पेमेंट कर दिया, और कितने रुपए का पेमेंट था, मान लो 6 लाख रुपीज़ का, ठीक है। 6 लाख रुपीज़ का पेमेंट किया कंपनी को कुछ खरीद कर। तो ये क्रेडिट कार्ड में पता है ना आप लोग को कैसे पेमेंट होता है, क्या ऑडिटर के खुद के पैसे जाते हैं, ऑब्वियसली नहीं, क्रेडिट कार्ड से निकाल के बन जाता है ओवरड्राफ्ट टाइप का, ठीक है। तो एक तरीके से और ये जो ऑडिटर है वो क्या होता है, डेटर हो जाता है ना। तो यहाँ पे बताओ क्या वो ऑडिटर बन सकता है कंपनी का या नहीं बन सकता है, ऑब्वियसली बन सकता है ऑडिटर, क्योंकि नाउ मिस्टर ए जो डेटर बन गया है वो किसका डेटर है, क्या वो कंपनी का डेटर है, कंपनी को तो उसने पैसे दे दिए, किसका डेटर है, वो डेटर है बैंक का, इसलिए क्या वो बन सकता है ऑडिटर, बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे वो इनडेटेडनेस किससे आई है, बैंक से। क्रेडिट कार्ड मतलब कंपनी को तो पैसे दे दिए बट अभी बैंक को नहीं दिए। बट अगर ऐसा हुआ मान लो कि नॉर्मली 5 लाख तक की 6 लाख की उसकी जेन्युइनली कोई लाइबिलिटी आई थी, वो इनडेटेडनेस डेटर बन गया था कंपनी का, बट एजीएम आने से पहले ही पे ऑफ कर दिया, तब वो बनेगा, बिल्कुल बन जाएगा, क्योंकि जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है उस टाइम पे तो सब ठीक है ना, उससे पहले उसने पे कर दिया, देन इट इज ओके, ठीक। अब एक और केस स्टडी, अगर मान लो हम मिस्टर ए क्या नाम है, डेटर तो था, कंपनी का डेटर है फॉर 5 लाख रुपीज, ठीक है। बट अभी तक ना कंपनी ने कहा था कि एक काम करो, तुमने 5 लाख रुपीज ले लिए लोन के, मान लो ले लिए 5 लाख रुपीज, तुम 1 ईयर बाद हमको पे करना, 1 ईयर बाद। तो उसकी ड्यू डेट क्या बोली, 1 ईयर बाद, 1 ईयर बाद। बट एजीएम वो इसी एजीएम में अपॉइंट हो रहा है, बट ड्यू डेट आएगी 1 ईयर बाद। मतलब अब बताओ क्या वो इस एजीएम में बन पाएगा, ड्यू डेट अभी नहीं आई है, बन पाएगा ऑडिटर, नहीं बन पाएगा। वाई नॉट, 6 लाख चाहिए, वाई नॉट,
क्योंकि डेटर तो तुम बन ही गए हो ना, ड्यू डेट आए या ना आए, उधार तो तुमने ले लिया, तुम कंपनी के डेटर तो हो गए, बुक्स में तुम्हारा नाम एज अ डेटर तो आ जाएगा। ड्यू डेट आए या ना आए उससे थोड़ी कोई मतलब है, ठीक है। तो ये नहीं कह सकते कि ड्यू डेट नहीं आई है इसलिए उसको डेटर ही नहीं माना जाएगा, ऐसा तो कहीं नहीं है, इसलिए वो नहीं बन सकता है, ठीक है। अब आ जाओ सेक्शन नंबर 144। ये छोटा सा सेक्शन है मिसलेनियस, मतलब ये जो सेक्शन 144 में जो भी लिखा हुआ है, ठीक है, वो वाली सर्विसेज जो हमारा चार्टर्ड अकाउंटेंट है या कंपनी है, वो सॉरी या फर्म है या हमारा इंडिविजुअल है, वो ये सारे काम नहीं कर सकता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली नहीं कर सकता है। कौन से काम? एन ऑडिटर शैल प्रोवाइड टू द कंपनी ओनली सच अदर सर्विसेज एज आर अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मतलब जो उसके टर्म्स एंड कंडीशन में लिखी होंगी ना सर्विस, जो बोर्ड ने बताई होगी आप ऐसे ऐसे ये चीजें और करना हमारी कंपनी के लिए, वो करो, बट विच शैल नॉट इंक्लूड एनी ऑफ द फॉलोइंग सर्विसेज। ये सर्विसेज नहीं करवा सकते हो उससे, ठीक है, या तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भी नहीं करवा सकते हो। किसका याद रखना, यहाँ पे सिर्फ दो, यहाँ पे अगेन होल्डिंग, ओन कंपनी, सब्सिडरी कंपनी एंड होल्डिंग कंपनी। ऊपर याद रखना सिक्योरिटी वाला हम लोग ने पढ़ा था, वहां पे ओशाज था, ठीक है। और यहाँ पे क्या हम लोग पढ़ रहे हैं, ओन कंपनी, होल्डिंग कंपनी और सब्सिडरी कंपनी। कौन कौन सी चीजें? अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस नहीं कर सकते, अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग सर्विस नहीं कर सकते। अकाउंटिंग समझ रहे हो, मतलब बुक्स एंड पेपर्स भी हम ही बना रहे हैं, बुक कीपिंग भी हम ही कर रहे हैं, और बुक्स एंड पेपर की ऑडिट करने भी हम ही आ रहे हैं, तो क्या हम अपनी गलती कभी निकाल पाएंगे? ऑब्वियसली नॉट। इंटरनल ऑडिट, एक होता है कंपनी का इंटरनल ऑडिट, इंटरनल भी हम कर रहे हैं, इंटरनल होता है मतलब क्वार्टरली हम लोग करते रहते हैं ऑडिट, तो वो वाला ऑडिट भी हम लोग कर रहे हैं, और जो साल में एक बार ऑडिट आ रहा है वो भी हम लोग कर रहे हैं, तो कुछ गलती निकाल पाएंगे? फिर से अगेन नहीं। देन डिजाइन एंड इम्प्लीमेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। अगर मान लो ऑडिटर खुद ऐसा इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहा होता तो वो तो ऐसा बनाता ना कि फ्रॉड ही ना पकड़ा जाए कभी कंपनी में, तो इसलिए ऑडिटर को भी अलाउड नहीं है कि तुम इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम बनाओ। किसी और का बनाया हुआ सिस्टम है, भले ही तुम उसको आके चेक कर सकते हो, बट तुम नहीं बनाओगे मेरे लिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। एक्चुरियल सर्विस भी नहीं अलाउड है। एक्चुरियल सर्विस रिलेटेड टू एक्चुरियल साइंस बोलते हैं, वो इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ होता है, उसमें ग्राफ बनाया जाता है, सब देखते हैं कि कितना रिस्क है, कितना हाई लेवल ऑफ रिस्क है पर्टिकुलर इंश्योरेंस में, ठीक है, तो वो एक्चुरियल साइंस होती है एक चीज़। तो एक्चुरियल सर्विस भी नहीं कर सकते आप हमारी कंपनी में या होल्डिंग कंपनी में या हमारी सब्सिडरी कंपनी में। इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस भी नहीं दे सकते हो आप, कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है ऑडिटर ही बता रहा है उसको, ताकि क्या हो, उसका टैक्स कम आए, नेट प्रॉफिट कम आए, टैक्स क्या हो जाए, कम हो जाए, तो सब हम बता रहे हैं कि आप ऐसे ऐसे इन्वेस्टमेंट करिए। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस भी नहीं कर सकते हैं, दो तरीके की इन्वेस्टमेंट नहीं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस भी नहीं, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस भी नहीं दे सकते। रेंडरिंग आउटसोर्स्ड फाइनेंशियल सर्विस, ऊपर क्या था कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम डिजाइन कर रहे हैं, यहाँ पे है कि रेंडर आउटसोर्स फाइनेंस सर्विस, कि आउटसोर्स में हम फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हैं। आउटसोर्स मतलब बाहर जाके आउटसोर्स करके, और आउटसोर्स में कौन है, वही ऑडिटर दे रहा है हमें। मैनेजमेंट सर्विस नहीं दे सकते कि मैनेज भी हम ही कर रहे हैं बैठे बैठे, मतलब मैनेजमेंट क्या हो गया, एक तरीके से डायरेक्टर टाइप के, डायरेक्टर एम्प्लॉय, मैनेजमेंट भी हम ही करें, वो तो ऊपर ही डिस्क्वालीफाइड हो गया था। बट डायरेक्टर के नाम से नहीं बनाया गया है, हमको अलग तरीके से बनाया गया है कि आप बस मैनेजमेंट देख लेना, इनडायरेक्टली बनाया है हमको, तो भी अलाउड नहीं है। और एनी काइंड ऑफ सच सर्विसेज, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, आईफा, आईफा एम, ये शॉर्ट फॉर्म है। आईफा वर्ड्स होते हैं ना, आईफा वर्ड्स, ये उसका ही शॉर्ट फॉर्म है, आईफा एम। आई कैसे, आई फॉर इंटरनल ऑडिट नहीं करवा सकते, कर सकते, और आई फॉर ये दोनों, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस। फिर एफ से हम लोग ने क्या पढ़ा कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बना सकते हो और फाइनेंशियल सर्विस भी नहीं दे सकते हो उसे। देन ए से हम लोग ने क्या पढ़ा, अकाउंटिंग सर्विस नहीं कर सकते, एंड एम से क्या है, मैनेजमेंट सर्विस नहीं कर सकते। दिस इज ऑल अबाउट सेक्शन नंबर 144. सो व्हाट वी हैव डन today, we have completed 141 1 and 2 and 3 and 144. This is all about the range 139 to 146 related to auditor. जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं 143 की डिस्क्वालिफिकेशन। बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकता, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द बॉडी कॉर्पोरेट नहीं बन सकते, ऑफिसर एंड एम्प्लॉय के ही फर्दर एम्प्लॉय या पार्टनर नहीं बन सकते। फिर सिक्योरिटी अगर ले रखी है 1 लाख तक की तो नहीं बन सकते, बट अगर इंडिविजुअल ले रखा है तो बिल्कुल नहीं बनोगे, बट उसके रिलेटिव ने ले रखी है, पार्टनर ने ले रखी, तो 1 लाख तक की छूट है।
फिर इनडेटेडनेस अगर 5 लाख तक है तो नहीं बन सकते, 5 लाख से ज़्यादा है, और अगर गारंटी दी है रिलेटेड टू इनडेटेडनेस 1 लाख तक की तो भी नहीं बन सकते हैं, ग्रेटर देन 1 लाख। फिर हम लोग ने पढ़ा कि फिर क्या पढ़ा था, अभी तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑफिसर एम्प्लॉय की बात हो रही है। अब अगर उसका पार्टनर एम्प्लॉय खुद है, जो इंडिविजुअल आ रहा है वो तो ऊपर ही डिस्क्वालीफाइड है, अगर उसका पार्टनर या रिलेटिव एम्प्लॉय है कंपनी का तो भी नहीं बन सकते, 20 कंपनीज से ज़्यादा नहीं बन सकते, बिजनेस रिलेशन नहीं होना चाहिए, अगेन कन्विक्टेड नहीं होना चाहिए, और कन्विक्शन कब का 10 ईयर्स इलैप्स हो जानी चाहिए फ्रॉम कन्विक्शन, कन्विक्शन खत्म करने के बाद 10 ईयर्स नहीं, कन्विक्शन से ही 10 ईयर, और 144 वाला काम नहीं करेंगे। और 144 में क्या काम है, आईफा एम, आई फॉर इन्वेस्टमेंट, आई फॉर व्हाट, इंटरनल ऑडिट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सर्विस, इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विस, एफ फॉर फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम नहीं बना सकते, फाइनेंशियल सर्विस नहीं दे सकते, और ए फॉर एक्चुरियल वाला, और एक्चुरियल सर्विस नहीं कर सकते, एंड एन फॉर मैनेजमेंट सर्विस। तो वी हैव कंप्लीटेड 139 वाज अपॉइंटमेंट, अब 140 वाज अपॉइंट हो गया तो रिमूव या रेजिग्नेशन, 141 क्वालिफिकेशन डिस्क्वालिफिकेशन, 142 रेम्यूनरेशन, 143 ड्यूटीज, 144 जो सर्विस प्रोहिबिटेड सर्विस है, 145 ऑडिट रिपोर्ट साइन करना, एंड 146 क्या था, एजीएम अटेंड करना। दिस इज द एक्सक्लूसिव वीडियो फॉर सेक्शन नंबर 139 to 146. So everyone who likes this video shall comment below in this channel what all other section number we will cover, exclusively we will cover the classes for what sections, ठीक है, and like our channel and subscribe for the further videos. Thank you.